अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 27। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हेलो। बरीटो ने अकब से इसके शाने पर हाथ रख दिया और नुमान खान चौंक कर इसे देखने लगा। इसे इस किस्म का तर्ज तखातुब ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन बरीटो को देखकर इसके चेहरे के उज़लात में नरमी पैदा हो गई। हेलो डॉक्टर, इसने किसी कदर खुशगवार अंदाज में कहा और बरीटो ने इससे मुसाफा किया। मेरा ख्याल था नौजवान कि तुम दूसरी बार मुझसे मुलाकात करोगे, लेकिन मुझे अफसोस के मैं तुम्हारे ज़हन पर कोई अच्छा तासुर न छोड़ सका, बरीटो बोला और नुमान खान मुस्कुराने लगा। सॉरी मिस्टर बरीटो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी अपनी मसरूफियात हैं। मिस आईवी कैसी हैं? इससे मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, ज़्यादा ही मसरूफ़ रहता हूँ, नुमान खान ने कहा। आओ एक कप काफ़ी हो जाए, दूसरी रेस में भी देर है। पहली रेस में क्या खेला था तुमने? एलिजेंट, नुमान खान ने जवाब दिया। ओहो, वो तो हार गया। हाँ, नुमान खान किसी कदर मायूसी से बोला। कितनी रकम लगाई थी? ज़्यादा नहीं, नुमान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस दूसरी रेस में क्या खेल रहे हो? ब्लैक डॉग, नुमान खान ने जवाब दिया और डॉक्टर बरीटो सर हिलाने लगा। टिकट ले लिए तुमने? अभी नहीं डॉक्टर, बस सोच रहा था कि दूसरी रेस के लिए टिकट लेकर इत्मीनान से कहीं बैठूं। आओ मैं टिकट मंगवाऊंगा, बरीटो ने जवाब दिया और इसे लेकर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गया जो बुलंदी पर बना हुआ था। यहाँ से भी रेस के मैदान को बआसानी देखा जा सकता था। डॉक्टर बरीटो नुमान खान को लिए रेस्टोरेंट की एक मेज़ की तरफ बढ़ गया और फिर इसने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। नुमान खान की निगाहें उन घोड़ों की जानिब उठी हुई थी जो एक मैदान में सर हिला रहे थे और उनके जैकी उनके साथ साथ थे और लोग बहुत करीब से देख रहे थे। ब्लैक डॉग के बारे में क्या ख्याल है? नुमान खान ने दफतन सवाल किया। अच्छा घोड़ा, मगर इसकी तारीख ज़्यादा अच्छी नहीं है, आमतौर पर हारता है और गैर मुतवक्किल तौर पर जीतता है, डॉक्टर बरीटो ने जवाब दिया। आप बाकायदगी से रेस में शिरकत करते हैं? कभी कभी आ जाता हूँ, तफरीह तबाह के लिए। ज़्यादा नहीं लगाता। तुम कितना खेलते हो? बस ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इसी वक्त एक दुबला पतला दराज कद आदमी डॉक्टर बरीटो के सामने पहुँच गया। जनाबे अली, इसे झुककर कहा और डॉक्टर बरीटो ने जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर इसके हवाले कर दी। लगा दो। और फिर नुमान खान की तरफ रुख करके बोला, अपनी रकम उसे दे दो। ठीक है। नुमान खान ने जेब से थोड़े से नोट निकाले, फिर किसी कदर शर्मिंदा से अंदाज में कहा, मैं बस इससे ज़्यादा नहीं खेलूँगा। नोट इसने शख्स के हवाले कर दिए। इससे वो डॉक्टर बरीटो बोल पड़ा, ये रकम भी ट्रेसी पर लगा देना। ट्रेसी नहीं ब्लैक डॉग, नुमान खान बोला। जाओ ये रकम ट्रेसी पर लगा दो, डॉक्टर ने बड़े एतमाद से अपने आदमी से कहा और वो गर्दन झुकाकर चला गया। नुमान खान एक लम्हे के लिए भुजक्का सा रह गया, फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्या आप ट्रेसी पर एतमाद करते हैं? इस रेस में ट्रेसी जीतेगा। और फिर वाकई ट्रेसी ने रेस जीत ली। नुमान खान मुतहय्यराना अंदाज में डॉक्टर बरीटो का चेहरा तकने लगा। ताज्जुब है डॉक्टर, इसने सिर्फ इतना कहा। नहीं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, डॉक्टर बरीटो मुस्कुराकर बोला। आपको इस कदर यकीन कैसे था डॉक्टर? नुमान खान ने इससे पूछा। ये घोड़ा कुछ खास खूबियों का मालिक है। इससे कब ये नो ट्राई था, लेकिन जब तुम्हारी रकम इस पर लग गई तो इसे ट्राई कर डाला गया। क्या मतलब? ये मेरा घोड़ा है, डॉक्टर बरीटो ने जवाब दिया। नुमान खान सख्ते के से आलम में खड़ा रह गया, फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और हाँ, डिनर के बारे में क्या ख्याल है? आज मेरे यहाँ आ जाओ, आज रात को। हाँ, मेरी ख्वाहिश है, डॉक्टर बरीटो ने कहा और नुमान खान ने वादा कर लिया। डॉक्टर इससे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। नुमान खान ने अखलाकन ही सारी की सारी रकम निकालकर इस शख्स के हवाले कर दी थी। डॉक्टर बरीटो के सामने वो किसी तौर पर हल्का नहीं बनना चाहता था, लेकिन सोचता यही रहा था कि अब इस रकम के हार जाने के बाद इसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे यहाँ आने के बाद जिन मसाइल का शिकार होना पड़ा था, उन्होंने इसकी शख्सियत में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा कर दी थी। पहले भी वो संजीदा और बुद्धिमान था, लेकिन पे दर पे हादसात और वाक़यात ने इसकी शख्सियत बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह कर दी थी। ख़ास तौर से औरत के मामले में वो बहुत सर्द हो गया था। इसके ख्याल में इश्क और मोहब्बत के खेल उस वक्त मौजू होते हैं जब इंसान पर कोई जिम्मेदारी और उलझन ना हो, जबकि नुमान खान की ज़िंदगी में उलझनों और मसरूफियतों के सिवा कुछ नहीं था। बचपन में इसने यूरोप में ही गुजारा था। फ़िरोज़ खान को यूरोप की ज़िंदगी पसंद थी। इसका कारोबार बहुत वसी नहीं था, लेकिन बहरहाल ये लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने वतन आना जाना रहता था, लेकिन फिर फ़िरोज़ खान इनके दरमियान से उठ गया। नुमान खान बच्चा था, इस वक्त बाप की जगह ताया ने संभाल ली। वो लोग बादशाह खान की सरपरस्ती पर परवरिश पाते रहे और फिर पहाड़ों में ही मुकीम हो गए, लेकिन बादशाह खान के दिल में सुलगते हुए इंतकाम की आग ने बिलाखिर सब कुछ तबाह कर डाला।
بادشاہ خان کا کچھ بگڑا ہو یا نہ بگڑا ہو، فیروز خان کے خاندان کے لیے خون کے آنسو کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ زندگی اب ایک روگ بن کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ شیران جب تک اس روئے زمین پر سانس لے رہا ہے، یہ زمین اس کے لیے جہنم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس جہنم میں سکون کی سانس نہیں لے سکتے تھے، لیکن ایک طویل پروگرام تھا ان کے سامنے، وہ تمام بھائی اس پروگرام سے متفق تھے۔ نعمان خان خاموشی سے بادشاہ خان کو بتائے بغیر آبائی وطن چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو بھی اس بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ یورپ میں اس نے ایک طویل زندگی گزاری تھی، لیکن اب تک کی زندگی میں خود اس کی اپنی کوئی جدوجہد شامل نہیں تھی، بلکہ بادشاہ خان ان لوگوں کو مکمل طور پر سہارا دے رہا تھا۔ لیکن ان پریشان کن حالات میں یورپ واپس آنے کے بعد اس کے لیے بڑی مشکلات اور مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ یورپ کی مہنگی زندگی، اتنے افراد کا ساتھ گزارنا آسان کام نہیں تھا۔ حالانکہ سب جدوجہد کر رہے تھے، لیکن کوئی بہتر صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ جس انداز میں زندگی گزارتے رہے، اب اس انداز میں زندگی گزارنا ان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کے وسائل محدود تھے۔ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں اور نوکریاں کر کے ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس سے زیادہ مراد انہیں ان مغربی ممالک میں نہیں مل سکتی تھی۔ وقتی طور پر اس فیصلے کے تحت انہوں نے اپنے مشاغل چن لیے تھے، لیکن نعمان خان کے ذہن میں بغاوتیں جنم لے رہی تھی۔ اس کی فطرت میں سرکشی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس انداز میں زندگی گزارنا بیکار ہے، اس سے بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا لیا جائے، شیران کے خاتمے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی جائے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود بھی زندگی کو خیر باد کہہ دیا جائے۔ اس نے بادشاہ خان سے مکمل طور پر قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اب اس کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نعمان خان کو اپنے بھائیوں کی سوچ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، وہ سب اس کا احترام کرتے تھے اور اسے بڑا مانتے تھے، چنانچہ جس سے وہ جو کچھ کہہ دیتا وہ وہی کرنے پر آمادہ ہوتا۔ لیکن خود اس کے ذہن میں یہ خیالات بہت عرصے سے جنم لے رہے تھے کہ شرافت کی زندگی راس نہیں آ سکتی، اسے کچھ کرنا پڑے گا دولت کے حصول کے لیے۔ ریس کا فیصلہ بھی اس نے اس لیے کیا تھا، ویسے بھی اسے گھوڑوں کا شوق تھا، لیکن اب اس نے اپنے اس شوق کو قسمت آزمائی کا ذریعہ بھی بنا لیا تھا۔ جس طرح جب بھی ممکن ہوتا وہ رقم پس انداز کر کے ریس کو چلا جاتا۔ کئی بار چھوٹی چھوٹی رقمیں ہاتھ میں لگ جاتی تھی، لیکن وہ ایسی نہ ہوتی جنہیں قابل ذکر سمجھا جا سکتا۔ عموماً ہارتا چلا رہا تھا۔ پھر اسے آئی وی ملی۔ آئی وی ان بہت ساری مغربی لڑکیوں کی مانی تھی جو نعمان خان کی زندگی میں آتی رہتی تھی۔ یہاں بھلا لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ جس طرح رخ کرو کوئی نہ کوئی سامنے سے آتی نظر آ جاتی تھی، اور پھر اگر خود اس سے کترا کر نکل جایا جاتا تو وہ خود ہی سینے سے لگ جاتی۔ چنانچہ آئی وی کی تو کوئی خاص حیثیت نہیں تھی نعمان خان کے سامنے، بس یوں ہی اس نے وقت گزاری اس کی تھوڑی سی معیت قبول کر لی تھی۔ لیکن آج ڈاکٹر بریٹو نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اسے نعمان خان کو آئی وی سے دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ڈاکٹر بریٹو اس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ٹرائی کر کے نعمان خان کو ایک اچھی رقم دلا دی تھی۔ اگر ڈاکٹر بریٹو ایک مستقل دوست بن جائے اور اس کے مسائل حل کرنے میں اس کی مدد کرے تو کیا حرج ہے؟ آئی وی جیسی لڑکی کم از کم اس حد تک تو قبول کیا جا سکتا ہے کہ طویل مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کی قربت تسلیم کر لی جائے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ غور کرتا رہا اور پھر اس نے آخری فیصلہ یہی کیا کہ رات کو ڈاکٹر بریٹو کی دعوت میں ضرور شریک ہوگا۔ ڈاکٹر بریٹو نے اسے نہایت پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ آئی وی کے ساتھ سارا بھی تھی، یہ دونوں بھی بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ آئی وی نے نہایت بے تکلفی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور سارا شرارت آمیز انداز میں مسکراتی رہی تھی۔ بھائی یہ دونوں لڑکیاں تم سے بے حد متاثر ہیں، تقریباً 1 گھنٹے سے تمہارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آئی وی کا کہنا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، لیکن میں نے بڑے دعوے سے بات کہی تھی کہ چونکہ تم نے وعدہ کیا ہے اس لیے ضرور آؤ گے۔ ڈاکٹر بریٹو نے اسے مسافر کرتے ہوئے کہا، پھر اسے لیے ہوئے اندر آ گئے۔ مس آئی وی کو یقین کیوں نہیں تھا؟ نعمان خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پپا سے کہا تھا کہ مسٹر نعمان خان، نومن، میرا مطلب ہے آپ کو ہم سے دلچسپی ہوتی تو اس درمیان میں ایک آدھ بار آپ ادھر آنے کی کوشش ضرور کرتے، پھر کم از کم فون پر بات ضرور کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ریس کورس نے بس آپ سے اخلاقاً وعدہ کر لیا ہوگا، آئی وی نے کہا، اور نعمان خان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ پرتکلف ڈنر کے بعد دوسری باتیں ہوتی رہیں، پھر ڈاکٹر بریٹو نے کہا، بس بھائی اب تم مسٹر نعمان خان کو اجازت دو، اب میں ان سے کچھ ضروری بات چیت کروں گا جس کے لیے میں نے انہیں زحمت دی ہے۔ اور پھر وہ نعمان خان کو لیے اپنی لائبریری میں آ گیا۔ بیٹھو نعمان خان، مجھے واقعی تم سے کچھ سنجیدہ باتیں کرنی ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ نعمان خان کسی قدر متحیر نظر آنے لگا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس سے بری عادت سمجھو یا اچھی، میں نے اپنا حلقہ احباب بہت محدود رکھا ہے، گنے چنے چند لوگوں سے میری شناسائی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کوٹھی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہے۔ ماضی نے مجھے ایسے سبق دیے ہیں جن کی وجہ سے میں محتاط ہوا ہوں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اول تو کوئی نزدیک نہیں آتا، میں خود انسانوں سے دور رہتا ہوں،
और अगर कोई करीब आ ही जाए तो इसके बारे में मुकम्मल छानबीन ज़रूर करता हूँ और इस छानबीन के बगैर किसी को करीब नहीं आने देता। नुमान खान खामोशी से सुन रहा था। चंद लम्हात की खामोशी के बाद इसने फिर कहा, तुम आईवी के ज़रिए आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना ज़रूरी समझी थी, इसलिए इसके बारे में मुझे माफ़ कर दो। मेरे बारे में क्या मालूमात हासिल हुई आपको? इस हद तक कि मैं तुमसे वाकिफ़ हो गया। खूब, मैं अपने बारे में जान सकता हूँ? नुमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम कबायली हो, 9 भाइयों तुम लोग और कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम किसी की तलाश में हो, लेकिन ज़राए आमदनी माकूल नहीं है, जबकि तुम पिछली ज़िंदगी ऐशो-इशरत से गुजारी है। खूब, आपकी मालूमात बिलाशुबा उम्दा है, लेकिन आखिर अल्फाज सिर्फ मुशाहिदे पर मबनी है डॉक्टर। नुमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर ब्रीटो भी मुस्कुराने लगा। हाँ, ये भी दुरुस्त है, बहरहाल गलत तो नहीं है। नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बिलाशुबा मैं और मेरे भाई अभी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और हमारे सामने मंजिल का कोई खाका भी नहीं। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ। रहनुमाई? नुमान खान उसे बगौर देखते हुए कहा, हाँ, मैंने लफ्ज़ मदद नहीं कहा। मदद माजूर लोगों की जाती है, उनकी सिर्फ रहनुमाई की जाती है जो दौड़ना जानते हैं। मेरे ख्याल में तुम एक ताकतवर और दौड़ने वाले इंसान हो। आपका ख्याल दुरुस्त है डॉक्टर। तो बताओ, मेरी रहनुमाई कबूल कर लोगे दिलो जान से? तब तुम्हें यूरोप छोड़ना होगा। मैं छोड़ दूंगा, नुमान खान ने कहा। बैंकॉक में तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। तुम अपने पूरे ख़ानदान के साथ बैंकॉक चले जाओ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल की पेशगोई करता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बैंकॉक में एक सुनहरा मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है। डॉक्टर ब्रीटो का लहजा बहुत ठोस था। नुमान खान उसकी शक्ल देखने लगा। मैं कुछ और तफसील जानना चाहता हूँ डॉक्टर ब्रीटो। नुमान खान, तुम समझदार और ज़ीरक इंसान हो। जज्बाती बातों में फंस कर मैं तुम्हें कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखा सकता। कोशिश करूँ भी तो ये मुमकिन नहीं। ये दौर ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ दूसरे का मुफाद सोचे। मैं खुद भी तुमसे लालच रखता हूँ और इस लालच के तहत तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर, मुझे क्या करना है? तुम अपने तमाम भाइयों के साथ बैंकॉक चले जाओ। बैंकॉक एयरपोर्ट पर तुम्हें तुम्हारा इस्तकबाल करने वाले मिल जाएंगे। वो तुम्हें रहाइश फराहम करेंगे और इसके जवाब में तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। मैं अभी तुम्हें तफसील नहीं बता सकता, सिवाय चंद अल्फाज के। हमारा एक गिरोह है जो स्मगलिंग करता है, लेकिन स्मगलिंग हल्के पैमाने पर नहीं बल्कि आला पैमाने पर की जाती है और इसमें शामिल लोग बहुत ज़हीन, तालीम याफ्ता और आम आदमियों से मुख्तलिफ होते हैं। मैं तुम्हें भी इसी गिरोह का एक मेंबर बनाना चाहता हूँ। मामलात पूरी तरह तुम्हारे इल्म में लाए जाएंगे। इसके बाद तुमसे काम लिया जाएगा, जो एक पुरआसाइश ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। मैं तुम्हें पूरे वसूल को दावे से पेशकश कर रहा हूँ। नुमान खान, इसे मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। नुमान खान चंद लम्हात खामोश रहा, फिर इसने गर्दन उठाकर कहा, मुझे मेरा मतलब है कि मेरे भाइयों को यहाँ से बैंकॉक भेजने के इंतजाम आप ही करेंगे डॉक्टर ब्रीटो? हाँ। क्या यहाँ से मुझे कुछ सामान ले जाना होगा? नहीं, अभी नहीं। तुम हम लोगों को इतना हल्का मत समझो। तुम्हें इस गिरोह में शामिल किया जा रहा है। अच्छी तरह जानने के बाद तुम बजाते खुद क्या हो। कोई फौरी मुफाद हासिल करना मेरा मकसद नहीं। कोई सामान नहीं जाएगा। तुम एक बाइज़्ज़त आदमी की हैसियत से वहाँ जाओगे और वहाँ तुम्हें एक बाइज़्ज़त आदमी की हैसियत से ही रिसीव किया जाएगा। वहाँ की शहरियत दिलवाई जाएगी। जो कुछ भी मामलात होंगे वहाँ कर लिए जाएंगे और इसके बाद मुनासिब वक्त पर तुमसे काम लिया जाएगा। ये गिरोह एक पुरवकार गिरोह है। हम लोग घटिया किस्म के तरीके इख्तियार नहीं करते। तब फिर मैं तैयार हूँ डॉक्टर ब्रीटो। वेरी गुड। एक समझदार आदमी के अंदर जो खूबियाँ हो सकती हैं वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं और मैं इस बात में मसरूर हूँ कि मैं गिरोह को एक शानदार शख्सियत पेश कर रहा हूँ। नुमान खान, तुम तैयारियाँ कर लो। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मैं तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर दूंगा। नुमान खान ने गर्दन हिलाई और एक बार फिर वो खामोशी से किसी ख्याल में डूब गया। अब क्या सोचने लगे नुमान? डॉक्टर ब्रीटो ने कहा। मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर ब्रीटो के आपकी इस पेशकश के पीछे कोई उलझन तो नहीं छुपी हुई? नुमान खान ने कहा। उलझन? कैसी उलझन? मैं नहीं समझा, डॉक्टर ब्रीटो ने कहा। महसूस तो नहीं करेंगे डॉक्टर? नुमान खान ने कहा। नहीं, मैं वादा करता हूँ जो कि तुम्हारे जहन में है वो साफ साफ कहो, डॉक्टर ब्रीटो ने कहा। मैं मिस ब्रीटो की बात कर रहा हूँ। आईवी क्यों? उसकी क्या बात है? डॉक्टर ब्रीटो ने पूछा। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आईवी मेरी जानी माइल है? नुमान खान ने कहा। हाँ, मैंने ये बात महसूस की है। कहीं उसकी दिलचस्पी बायस उलझन तो नहीं? नुमान खान ने कहा। ओह, तुम्हारा मकसद है कि शायद मैं सब कुछ करने पर इसलिए आमादा हुआ हूँ कि मैं अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो तुम्हारी जानिब खिंच रही है और तुम्हें यहाँ से रवाना कर देना चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर ब्रीटो, मेरे ज़हन में यही ख्याल आया है, नुमान खान ने कहा। नहीं डेर, ऐसी कोई बात नहीं। तुम इस ख्याल को जहन से निकाल दो। सबूत के तौर पर मैं सिर्फ एक पेशकश कर सकता हूँ। वो क्या? नुमान खान ने कहा। आईवी भी तुम्हारे साथ बैंकॉक जाएगी,
جب تک تم چاہو گے تمہارے ساتھ رہے گی، پھر اس کے بعد جب وہ یہاں واپس آنا چاہے تم اسے بحفاظت واپس بھیج دینا۔ نہ صرف آئیوی بلکہ ایک اور لڑکی بھی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے جو تمہاری مددگار اور معاون ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، میں شرمندہ ہوں کہ میرے کچھ سوالات میں شک و شبہ پایا گیا، لیکن آپ نے وہ تمام شکوک میرے ذہن سے مٹا دیے۔ اوکے، تو تم تیاریاں کرو، میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا، ڈاکٹر نے کہا، اور نعمان خان نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔